क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डेली करंट अफेयर में हम लोग आज 14 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑफिशियल नंबर जो है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं 14 दिसंबर के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं ये 10। ठीक, रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों को करंट अफेयर मिलता ही मिलता है। आप लोग हमारी टीम के मेंबर हैं, कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं लोगों से, और उसको ज़्यादातर जो लोग भी पढ़ने वाले चाहते हैं, छात्र और छात्राएं, उन तक उनको जो है ये वाला वीडियो पहुंच जाना चाहिए। इतनी आप लोगों से विनम्रतापूर्ण जो है आग्रह है। ठीक, देखिए आज के जो टॉपिक्स हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, वेब और हबल ये टेलीस्कोप है, इसके बारे में कंपैरिजन देखेंगे। और आज मैंने नोट्स कैसे बनाए उसका भी आप लोग को जो है इसमें उदाहरण दिए हैं कई सारे। गवर्नर का क्या रोल होता है यूनिवर्सिटीज़ में, इसको देखेंगे। इनोवेशन इकोसिस्टम यानी कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। और नेशनल हाईवे 334B ये यूपीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीएससी का मेंस का जो है आप फॉर्म निकाल दिया गया उनकी वेबसाइट पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर हमने उसका लिंक दे रखा है। ठीक, तो यूपीपीएससी स्पेशल है ये, नेशनल हाईवे 334B। न्यू कैलेडोनिया, इससे संबंधित क्या न्यूज़ आई है देखेंगे। नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़, अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन, ये क्या हेल्पलाइन है और कौन कौन सी हेल्पलाइन होती हैं, सारी चीज़ें के बारे में देखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भी यूपीपीएससी स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। बैंकिंग सुधार के बारे में क्या बोला है अभी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं शक्ति कांत दास जी, उनका देखेंगे क्या बोला उन्होंने। और इज़राइल और यूएई के जो है संबंध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, और यूएई के अलावा और कौन कौन सी अरब कंट्रीज़ इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं पुख्ता कर चुके हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू कर लेते हैं। पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बक्सा टाइगर रिजर्व, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और 1 दोनों से ही ये जो है संबंधित है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से। ठीक, इसको आखिरी में देखिए, मैंने आप लोग के लिए जो है ये डायग्राम बना के भी दिखाया हुआ है, ताकि आप लोग जैसे ये पढ़ते तो हैं ही है, लेकिन आखिरी में इस तरीके का आप नोट्स बनाएंगे तो ईजी रहेगा, कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे और ज़्यादा याद भी रख सकेंगे एग्ज़ाम तक। इसीलिए आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बोला है कि 100% यही याद करा दूंगा पूरा करंट अफेयर। ठीक, और आखिरी में हम लोग करंट जो समरी क्विक रिवीजन है वो तो करते ही करते हैं, तो 2-3 बार आपका यही रिवीजन हो जाता है 40 और 30 मिनट के अंतर्गत ही। ठीक, बक्सा टाइगर रिजर्व, इससे संबंधित क्या न्यूज़ आई है देखिए। यहाँ पर अभी बक्सा टाइगर रिजर्व में 23 साल बाद रॉयल बंगाल टाइगर की साइटिंग हुई है, देखा गया है 23 साल बाद पहली बार। ठीक, ऐसा इसलिए हुआ है कि फॉरेस्ट की डेंसिटी थोड़ी बढ़ी है, आपका घनत्व, वन घनत्व में वृद्धि हुई है, और टाइगर शिकार जो स्पेशली डियर है, हिरण है, उसको भी जो भाई टाइगर खाता तो डियर को ही है ना मेनली, तो उसका भी जो है इंक्रीमेंट हुआ है, उसको भी इंक्रीज़ हुई है उनके नंबर्स में भी। तो वो भी रीज़न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में अब रॉयल बंगाल टाइगर की साइटिंग हुई है। तो यहाँ पे देखिए, टाइगर रिजर्व जो होता है उसमें फेवरेबल हैबिटेट बनाया जाता है। देखिए, टाइगर जहाँ रहता है उसके रहने की जगह को ही अच्छा कर दो ताकि वो आसानी से रह सके, और इसकी वजह से जो है टाइगर ज़्यादा दिख रहे हैं। और जो टाइगर पहले भूटान, जो नियर बक्सा टाइगर रिजर्व के बिल्कुल अगर आप उत्तर में देखेंगे, नॉर्थ में, तो भूटान में जो है ये सारे चले गए थे टाइगर्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फॉरेस्ट और उसकी डेंसिटी थी, तो अब वहाँ से भी वापसी कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आपका, उसने एक कैमरा पिक्चर भी अभी टाइगर की जहाँ पे स्पॉटिंग की गई है निकाली है, ईस्ट दमनपुर रेंज, जो कि बक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। ठीक, आप लोग से क्वेश्चन है, यूपी में बताइए एकमात्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और कितने टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम भी जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए अब ज्योग्राफी देख लेते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व की। ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, लेकिन मैं इनको जो है इजी बनाने के लिए आप लोग को समझाऊंगा नोट से। ठीक, अब आपका देखिए यहाँ पे अगर मैं ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ, देखिए ये बक्सा टाइगर रिजर्व आपका ये रहा। ठीक, इसके जो है वेस्ट में अगर आप देखो तो अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। वेस्ट में नहीं बल्कि ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल की
अलीपुर द्वार में। ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके साउथ में नेशनल हाईवे 31C जाता है। इसके ईस्ट में आसाम है और आसाम का मानस नेशनल पार्क इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, और इसके नॉर्थ में आप देखोगे तो इंटरनेशनल इंडिया भूटान की बॉर्डर भी है, और भूटान में जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है फिबसू, वो भी उससे जो है टच करता है। और साथ ही साथ एक जो है हिल रेंज आपका बक्सा टाइगर रिजर्व के उत्तर में है जिसका नाम है सिंचुला हिल रेंज। ठीक, तो ये चीज़ है। और इंटरनेशनल जो है आपका माइग्रेशन यहाँ पे होता है, गलियारा बना हुआ है, एलिफेंट्स की माइग्रेशन होता है, एशियन एलिफेंट माइग्रेशन भूटान और इंडिया के बीच में, वो भी यहाँ से होता है। ठीक, तो देखिए कितना आसान हो गया, आप इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा। मैं कहता हूँ कई बार आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये डायग्राम देख लेते हो तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। और मेंस में भी आप एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। बनाने के बाद उसको बॉक्स में इस तरीके से जो है आप उसको पूरा डालिए, और फिगर 1 बक्सा टाइगर रिजर्व इस तरीके से लिखकर जो है आप लोग को बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ऑफिशियल किसी प्रशासनिक अधिकारी ने लिखा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जो है एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है उसको भी दर्शाता है। और जो फ्रजाइल तराई इकोसिस्टम है उसका भी ये पार्ट है। तराई रीजन समझते हैं, देखिए जब आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जहाँ पर ये आपका हिमालय होगा, हिमालय से जब पानी की कई सारी धाराएं ऊपर से नीचे आती रहती हैं, फिर कई सारे जो है बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं पत्थर के, उसके बाद जहाँ पे वो धाराएं फिर से ज़मीन पर दिखने लगती हैं उस रीजन को तराई बोलते हैं। अगर आप भारत का ऐसे देखेंगे पूरा ये नेपाल और इधर तक, तो ये हिमालयन रीजन से नीचे नेपाल बॉर्डर और इधर, तो ये यहाँ से लेके आसाम तक जो है पूरा तराई एरिया जो है माना जाता है, देखा जाता है, बोला जाता है। ठीक, ये चीज़ है। चलिए, समझ में आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए। ठीक, और करिए भी। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसमें भी नोट्स कैसे बनाए जाएं इसकी झलक मैंने आप लोग को यहाँ पे दी है। ये देखिए पूरा जो है उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे समेकित करके एक जगह आपको आसान इसी तरीके से अगर ये नोट जो है भाई एग्जाम में, अगर आप मेंस एग्जाम में डायग्राम या फिर प्रेजेंटेशन की बात करी जाती है कि अच्छा प्रेजेंटेशन, तो अगर डिफरेंस पूछा गया है दो टेलीस्कोप के बीच में, जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप, तो उनके बीच में आप ऐसे टेबुलेशन मेथड के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले इसका संदर्भ समझ लेते हैं। अभी वेब और जो आपका हबल टेलीस्कोप है ये दोनों नासा की हैं, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है, और ये अभी रॉकेट मत के थ्रू लॉन्च करी जाएगी। कब? 22 दिसंबर को। इसको मैंने जो है टॉपिक कवर भी किया था पीछे। जेम्स वेब को किया जाएगा पहले से। हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में है, ये आपका स्थित है। स्पेस में क्यों होता है टेलीस्कोप? क्योंकि जो अर्थ का वायुमंडल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस डस्ट वस्ट होती है तो इतना साफ दिखता है, तो स्पेस में अगर हम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम सेलेशियल बॉडीज़, खगोलीय जो हैं पिंड हैं, उनको देख पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बोला जा रहा है कि वेब जो है वो आपका जो वेब टेलीस्कोप है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट है, प्रतिस्थापन है। लेकिन नासा कहता है नहीं, ये उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है। और अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो वेब टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादा जो है अपग्रेडेड वर्जन है हबल के स्पेस टेलीस्कोप के कंपैरिजन में। ठीक, तो यहाँ पे अंतर देख लेते हैं दोनों के बीच में। पहले तो तरंग दैर्ध्य जो है आपका यानी कि वेवलेंथ, उसको अगर आप देखें, चलिए अपने नोट्स पे ही चलते हैं। जेम्स वेब इधर लिखा हुआ है लेफ्ट में और हबल लिखा हुआ है राइट साइड में। पहली बात यह है कि वेवलेंथ की अगर उस पर आप देखोगे तो इंफ्रारेड का यूज़ करता है जेम्स वेब। ठीक, इंफ्रारेड का यूज़ करता है। और वहीं अगर आप हबल टेलीस्कोप की बात करें तो वो अल्ट्रावायलेट का, देखो हबल में यू है, यहाँ पे भी यू है, तो अल्ट्रावायलेट ऐसे आपको याद रहेगा। और जेम्स वेब में इंफ्रारेड है। हबल आपका अल्ट्रावायलेट और विजुअल लाइट का यूज़ करता है देखने के लिए। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल एरिया देख पाता है आपका वेवलेंथ के हिसाब से। हबल टेलीस्कोप 0.8 से 2.5 माइक्रोन्स का ही है, लेकिन वहीं जेम्स वेब क्या है भैया 0.6 से लेकर 28 माइक्रोन्स है। ठीक, जो प्राइमरी मिरर यूज़ किया जा रहा है जिसमें देखने के लिए, वो भी जेम्स वेब का बड़ा है, 6.5 मीटर है। वहीं अगर आपका हबल टेलीस्कोप में देखा जाए तो 2.4 मीटर है, स्मॉल है। और एक बहुत ही बेहतरीन जो है आपका यहाँ पर एक फैक्ट है जिससे कि क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो ये है कि जेम्स वेब जो है अर्थ का ऑर्बिट नहीं करता है, अर्थ का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि ये सन का चक्कर लगाता है अर्थ से
1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी कि 1.5 लाख, आपका 15 लाख जो है किलोमीटर दूर अर्थ के रहते हुए सन का चक्कर लगाता है, ना कि अर्थ का। वहीं हबल टेलीस्कोप जो है अर्थ का ऑर्बिट करता है अर्थ के ऊपर 570 किलोमीटर ऊपर से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंफ्रारेड हबल के लिए मैंने ट्रिक बताई आपको, यू से यूवी और विजुअल लाइट, और इसका जो प्राइमरी मिरर है वो भी छोटा है हबल का। ठीक, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, जो ये मैं एनोटेशन ऊपर से करके बताता हूँ, ये आपको यहाँ पे ही मिलेगा वीडियो में, ठीक है ना। जो पीडीएफ दी जाती है उसमें ये नहीं होता, तो वीडियो जरूर देखिए। वीडियो में कई सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बताता हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से है, और ये है कि आपका गवर्नर का क्या रोल रहता है विश्वविद्यालयों में। ठीक, अभी संदर्भ जो है, कंटेक्स्ट जो है वो समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ, केरला में जो है गोपीनाथ रविंद्रम जो है उनको वाइस चांसलर बनाया गया। ठीक, किसी यूनिवर्सिटी का जो है आपका जो चांसलर होते हैं वो होते हैं आपके ये गवर्नर। ठीक, ये एक्स ऑफिशियो होते हैं गवर्नर, वहाँ के चांसलर, मतलब ये रहेंगे, जो भी गवर्नर बनेगा वो इसका जो है चांसलर बन जाएगा, यानी कि पदेन होते हैं। वहीं वाइस चांसलर जो होता है, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक, वो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जितनी भी केंद्रीय, ध्यान से सुनिए, प्रेसिडेंट जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो है विजिटर होता है। ठीक, आगंतुक बोल सकते हैं, विजिटर बोला जाता है, तो जो है प्रेसिडेंट ही जो है वो करता है पूरा। अब यहाँ पर केरला में क्या हुआ कि वाइस चांसलर बनाए गए कन्नूर यूनिवर्सिटी के गोपीनाथ रविंद्रम, जिसमें कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ये बोला कि हमने अप्रूव तो कर दिया है डिसीजन, लेकिन हमारे बेटर जजमेंट के हिसाब से नहीं था, उसके खिलाफ था ये। ठीक, तो ये एक तरीके से स्टेट और जो है गवर्नर, जिसको कि ये भी बोला जाता है कि सेंटर का एजेंट है, तो उसके बीच में जो है माथापच्ची होती रहती है। ठीक, जो मैंने ये चीज़ बताई, रोल ऑफ गवर्नर जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नर जो है एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का उस स्टेट में। ठीक, गवर्नर की जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं चांसलर की, वो जो है वहाँ के लॉ में या फिर अधिनियम में होते हैं, उस जो कि गवर्न करते हैं आपके उस यूनिवर्सिटी को। ठीक, और जो रोल होता है वाइस चांसलर का, ज़्यादातर उसमें माथापच्ची होती रहती है उस स्टेट के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी के साथ। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या रूल है, क्या अधिनियम है। अधिनियम है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009। इसमें ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका विजिटर होता है। ठीक, आगंतुक होता है, कुलाध्यक्ष होता है। तो इसमें रोल जो आपका है प्रिसाइडिंग ओवर द कन्वोकेशन, आपका चांसलर हो गए। अब जैसे कि ये बताया गया कि चांसलर तो भाई गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नर एक नाम मात्र जो है हेड होता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, टिटुलर हेड होता है। ठीक, क्योंकि वो खाली उनका रोल जो होता है किसी कन्वोकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि टोपी उछालते हैं आखिरी में जब लोग पास आउट हो जाते हैं, देखा ना, काली वाली टोपी, तो वही कन्वोकेशन वो बोला जाता है, अगर आपको आसान भाषा में बोलूँ तो। और वहाँ पे बस उसको प्रिसाइड करता है, उसका पीठासीन अधिकारी होता है, तो एक तरीके का टिटुलर हेड है जो जिसको कि चांसलर को जो है आपका प्रेसिडेंट एज ए विजिटर अपॉइंट करता है। वीसी यानी कि वाइस चांसलर हो गए, जैसे कि अभी गोपीनाथ जी को यहाँ बनाया गया केरला में कन्नूर यूनिवर्सिटी में, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है विजिटर करता है यानी कि प्रेसिडेंट, ध्यान से समझना। ठीक, और किस नामों से में सेलेक्ट करता है, ये अपॉइंट करता है, कुछ सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको फॉर्म करी जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैठ रहा है ना, वाइस चांसलर बन रहा है, तो विजिटर यानी प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, और सिलेक्शन कमिटीज होती है यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा, उससे जो है सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। और जो आपका अधिनियम है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 वाला, इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो कि विजिटर है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और जो है गैर शैक्षणिक पहलुओं का निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन को अधिकृत करता है, और पूछताछ का अधिकार जो है प्रेसिडेंट जो कि विजिटर होता है उसके पास ये चीज़ होती है। कुलाध्यक्ष या फिर आगंतुक बोल सकते हैं। ठीक, पूरी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पर अगर कभी मान लीजिए फेडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग के, तो आप लोग ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल बोलता है तो जरूर लिखिए वाला पॉइंट। ठीक, और इस पर खुद से भी अलग से जो है प्रीलिम्स का या फिर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। यूनिवर्सिटी का गवर्नर का रोल यूनिवर्सिटी संबंधित और प्रेसिडेंट का रोल यूनिवर्सिटी संबंधित अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं हाल फिलहाल के सालों में, तो मे बी देयर इज अ फेयर चांस कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अगेन देयर इज अ टॉपिक
इसमें देखिए स्टार्टअप जो हैं, ठीक है ना, स्टार्टअप जिसमें उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर उद्यमिता बढ़े, स्टार्टअप बढ़े, लेकिन किस फील्ड में? नवाचार में, ठीक, या फिर नवोन्मेष इसको बोलते हैं, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाए। तो इस चीज़ को, जो इनोवेशन का इकोसिस्टम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव था, वीक लॉन्ग इवेंट था, सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, जिसको कि होस्ट किया था आपका किसने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये विभाग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और ये जो है आपका प्रपोज किया गया जनवरी 2022 में होगा, ठीक। ये अभी 6ठी एनिवर्सरी भी स्टार्टअप इंडिया की हुई है, तो ये भी जो है इसको भी लॉन्च को मार्क करता है। इसका की ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ये सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का या फिर इनोवेशन वीक का, ये है कि जितने भी स्टार्टअप हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, सब लोग आएँ, मिलें, बात करें, एक दूसरे से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें और बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करें। ये जो इसमें इवेंट है, इसमें डेडिकेटेड एग्जीबिशन एरिया भी, प्रदर्शनी का एरिया भी होगा। सेलेक्ट स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप जो है DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, मिनिस्ट्रीज द्वारा रिकॉग्नाइज हो, वो सारे स्टार्टअप इसमें भाग लेंगे। इसमें जो है आपका सलाह और उष्मायान सहायता, यानी कि इंक्यूबेशन सपोर्ट, मतलब शुरुआत में स्टार्टअप को काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। जब वो बिल्कुल छोटा है, बहुत ही बिल्कुल अपना बच्चे के रूप में है, तो अब उसको जो है मदद चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है सहयोग के साथ में। कौन कौन किसका सहयोग होता है? नीति आयोग का, अटल इनोवेशन मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DPIIT मैंने आपको बता दिया, और इन्वेस्ट इंडिया, ठीक। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, इसको जो है सर्च करके अबाउट अस इसका जरूर पढ़िएगा, ठीक। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ जो है आपकी सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम से संबंधित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल पूरे होने पर कराया जा रहा है, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो है राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 334B। UPPSC स्पेशल में ये वाला जो है करंट अफेयर पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये वाला नेशनल हाईवे है, ये अपना इसका कंप्लीशन टाइम जो है उससे 3 महीने पहले जनवरी 2022 में कंप्लीट हो जाएगा, और अभी इसकी प्रोग्रेस जो चल रही है वो 93% तक कंप्लीट हो चुका है। ऐसा हमारे जो मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के, उन्होंने बताया है, ठीक। ये कहाँ से चालू होगा? देखिए यूपी और हरियाणा के बॉर्डर जो बागपत एरिया पड़ता है, वहाँ से चालू होगा, और ये जाएगा आपका कहाँ तक? रोहना तक जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीके से जो है यूपी से बिहार में, यूपी से हरियाणा होते हुए राजस्थान तक ले आने के लिए, और दिल्ली के ट्रैफिक को जो है बाईपास करते हुए ये काफ़ी अच्छा रूट बन रहा है, ठीक, जो कि हमारी जो है आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा देगा, अच्छे से जो है कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो ये आपका नेशनल हाईवे 334B है, ये नेशनल हाईवे 44 को भी क्रॉस करेगा, जिस पर कि आपका आसानी होगी लोगों को चंडीगढ़ और दिल्ली में जाने के लिए, चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ आने जाने के लिए, ठीक। तो याद रहेगा ना, यूपी के कौन से एरिया से? बागपत से हो रहा है, जो कि हरियाणा का बॉर्डर है, और राजस्थान तक जाने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक को बाईपास करते हुए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका न्यू कैलेडोनिया, ठीक। इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 संबंधित है। देखिए ये एरिया जो है, देखिए यहाँ पे भी मैंने आप लोग को जो है कुछ वैल्यू एडिशन बताऊंगा, और साथ ही साथ ये मैंने इससे रिलेटेड जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे अभी वॉइस ऑडियो लेक्चर दे दिया है, वहाँ पे आप जाके सुन भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इसकी ज्योग्राफी है, जो कहाँ पे स्थित है, लोकेशन है, उसको समझ लेते हैं। न्यू कैलेडोनिया एक आइलैंड का समूह है, यानी कि आर्चिपलागो है, ठीक। और ये जो है आपका किस पार्ट का जो है रीजन का जो है पाया जाता है? साउथ पैसिफिक ओशियन में, पार्ट ऑफ मेलेनेशिया है, ठीक है ना, सब रीजन है। इसी तरीके से माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, तो मेलेनेशिया का जो है, ये हो सकता है यही क्वेश्चन पूछे इसलिए बता रहा हूँ मैं, मेलेनेशिया का ही ये पार्ट है न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक आइलैंड्स का समूह है, ठीक। और ये जो है आपका अभी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है, वानुअतु के साउथ में पड़ता है, और फ्रांस से ये 17,000 किलोमीटर दूर है। फ्रांस की बात यहाँ पे क्यों करी गई? ये इसलिए, ये मतलब इसके संदर्भ से संबंधित है। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, यानी कि रेफरेंडम हुआ
जो है फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, इसलिए। ठीक, तो वहाँ पे इस जनमत संग्रह कराया गया कि भैया बताओ कि आप फ्रांस का हिस्सा बना रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो। तो यहाँ पर इस जनमत संग्रह में लोगों, जो वोटर्स थे, उन्होंने कहा हाँ हम रहना चाहते हैं। और जो लोग अगेंस्ट थे, ना मतलब जो लोग फ्रांस में का पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस जनमत संग्रह का बहिष्कार किया, बायकॉट किया। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। और उन्होंने कहा कि भैया फ्रांस जो है, हमने फ्रांस से कहा भी था कि महामारी फैली हुई है कोविड और इसको अभी ना कराएं, लेकिन फ्रांस ने जबरदस्ती, तब भी जबरदस्ती कर दिया। और जो इनके समर्थक थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया, हमने तो पार्ट लिया नहीं, हमने इसका बहिष्कार किया है, तो इसको माना नहीं जाना चाहिए। खैर, यहाँ पर हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी है, फ्रांस की जो है ओवरसीज टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, इसकी मैंने जो लोकेशन है वो आपको बता दी। और ये एक तरीके का ओवरसीज फ्रांस और स्यू जनरिस कलेक्टिविटी है आपका, यानी कि स्यू जनरिस सामूहिकता है आपका फ्रांस का। ठीक, आर्चिपेलागो है, मेलानेशिया का हिस्सा है, कई सारे इसमें आइलैंड्स हैं। आपका ग्रैंडे तेरे हो गया, और आपका लॉयल्टी आइलैंड्स हो गया, चेस्टरफील्ड आइलैंड हो गया, बेलेप आर्चिपेलागो, आइल ऑफ पाइंस हो गया, ये सारे हैं। ठीक, जो चेस्टरफील्ड आइलैंड है वो तो कोरल सी में है, तो कोरल सी कहाँ पर होगी बताइए? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में होगी। ठीक, और जो है इससे अब जो प्रेसिडेंट हैं फ्रेंच के, उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे पता चलता है कि फ्रांस का भी बहुत बड़ा रोल है इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन का जो रीजन है, टोटल रीजन, इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। उन्होंने जो है ये भी अनाउंस किया है नेगोशिएशन टेरिटरी के फ्यूचर का, स्टेटस का। सेपरेटिस्ट जो थे, अलगाववादी, उन्होंने जो है इसका विरोध किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे रिफरेंडम एक वर्ड आया। रिफरेंडम जो है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल होता है, लोगों के द्वारा जो है खुद से किसी मुद्दे पे जो है डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये करवाता कौन है? वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, वो कराएगी। ठीक, जैसे ब्रेक्सिट हुआ था तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कराया था कि बताओ रहेंगे जो है आपका ये यूरोपियन यूनियन में या नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे कराया गया, तो फ्रांस का पार्ट रहना है या नहीं, तो सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन लोग जो है डायरेक्टली इस पे वोटिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। इसी तरीके से प्लेबिसाइट होता है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे पे बात होती रहती है, आपने जो पढ़ा होगा। इनिशिएटिव होता है, मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो जो लोग हैं वो लोग खुद ये बताते हैं कि भैया ये इस पे जो है पर्टिकुलर चीज़ पे कानून बनना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है अगर आप पढ़ेंगे तो स्विट्ज़रलैंड में जो है चलती है। ठीक, और राइट टू रिकॉल, कोई जो है कोई व्यक्ति ऐसा जो है एमपी बन गया है, एमएलए बन गया है, या फिर कोई भी जो है रिप्रेजेंटेटिव है जो चुन के गया है, तो अच्छा काम नहीं करा, तो उसको रिकॉल करने का भी राइट होना चाहिए। राइट टू रिकॉल के अंतर्गत आता है। ये सब डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के जो है टूल्स हैं। ठीक, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एकमात्र जो एग्जाम्पल नज़र आता है वो है ग्राम सभा। लोग खुद बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं। ठीक, ये वैल्यू एडिशन आप लोग के लिए था आज के इस टॉपिक में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इश्यूज से संबंधित जनरल स्टडीज पेपर 1 में एक जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन बनाई गई है अत्याचार के खिलाफ। अत्याचार किसके खिलाफ हो रहा है? आपका शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के खिलाफ। तो जब अत्याचार हो रहा है तो वो लोग किस तरीके से अपना जो है इसका निवारण कर सकें, अत्याचार ना हो उसकी बात कर सकें, तो उनका जो है पार्टिसिपेशन को मजबूत करते हुए हेल्पलाइन दी गई है। हेल्पलाइन का नंबर है 14566, यानी कि 14566। ठीक, आपका 13 दिसंबर को ये लॉन्च भी कर दी गई है। और SC ST जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, उनके ऊपर जो है अत्याचार ना हो, तो ये अत्याचार किसी लॉ के अंतर्गत भी होता होगा। वो लॉ कौन सा है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक, एक तो ये वाला एक्ट है, और दूसरा वाला एक्ट है आपका प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बताइए SC के लिए ही है या ST के लिए है या दोनों के लिए है? ठीक, बिल्कुल जो है इसको आप लोग पढ़ के जो बताएगा। MP वाले तो जो आसानी से बता लेंगे, क्योंकि MPPSC का जब आप एग्जाम देते हैं तो ये वाला एक्ट पूरा पढ़ने के लिए बोला जाता है। MPPSC पेपर दिया है कि नहीं दिया है? मैंने दिया है, मैं सारे पेपर दे रखे मैंने, इसलिए मुझे पता है और इसीलिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी आके यहाँ पर जो है आपको बताता है, वैसा नहीं। यहाँ पे सब जगह मैंने देखा हुआ, क्लियर किया हुआ, तभी मैं आपको ये चीज़ें रेलिवेंट पढ़ाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? वो तो आपकी देखिए पूरे 24 घंटे रहेगी, टोल फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा कॉल करने के लिए। नंबर क्या है? 14566, और पूरी कंट्री में
से आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। SC ST के लिए ये है, आपका एट्रोसिटीज़ हो रही है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक। और कॉल आप लैंडलाइन से करो चाहे किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में जो है आप जो है इसमें सर्विस आपको मिलेगी। मोबाइल एक एप्लीकेशन भी रहेगा इससे संबंधित, ठीक। एक वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल भी आपको मुहैया कराया जाएगा SC ST कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का जो है उसको जो है मजबूत करेगा। और जो लोग भी कॉल करेंगे, ऐसा नहीं कॉल कर दिया फिर उनको पता ही नहीं कि भैया क्या हुआ, तो एक डॉकेट नंबर भी दिया जाएगा जिसके जो है जो भी कंप्लेनेंट हो या फिर कोई NGO हो, तो वो ये डॉकेट नंबर दिया जाएगा कि भैया हाँ ये कंप्लेंट करी गई थी इनके द्वारा, और इस डॉकेट नंबर से वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि भैया क्या हुआ, निवारण हुआ उस पर कि नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पर आपका जो है इंक्वायरी जो है कैसे रिप्लाई करी जाएगी, IVR के जरिए भी की जा सकती है, और ऑपरेटर हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा में करेंगे। अच्छा, IVR क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जैसे कि आपके पास कभी कॉल आप करते हो कहीं पे तो आता है ना, इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं, तो वहीं जो इंटरेक्टिव, इसी को इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक। समझ में आई बात? ये बात है, ठीक है। क्या नंबर था बताइए? 1466 566, ठीक है। अभी तो रिवीजन कराऊंगा मैं, उसमें आपको सारी चीज़ें फिर से बता दूंगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर संबंधित UPPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका काशी विश्वनाथ गलियारा यानी कि कॉरिडोर। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहाँ से इन्होंने ये MP बने हैं, वाराणसी, वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया है, ठीक। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा के तट तक, गंगा के घाट तक जाने के लिए जो है 20 फुट जो है मोटी एक गलियारा बनाया गया है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेगा, और इससे टूरिज़्म और काफ़ी सारी चीज़ें, और जो एक जो महत्व था काशी विश्वनाथ का उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा और अच्छे से बढ़ाया जाएगा, ठीक। टोटल यहाँ पर 23 बिल्डिंग को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा, जिसमें कि टूरिस्ट का फैसिलिटेशन जो है सेंटर होगा, ठीक है ना, और उनको जो सहूलियत उनकी अच्छे से हो। मुक्षु होगा, भवन होगा, भोगशाला होगा, फूड कोर्ट होगा, सिटी म्यूजियम होगा और व्यूइंग गैलरी होगी। PM का जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, 5000 हेक्टेयर में बना है। मैंने आप लोगों को बताया 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, और इसमें जो है ये कोशिश की गई है कि टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया जाए और जो है भीड़ भाड़ को भी कम किया जाए, ठीक है। 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और मार्च 2019 में चालू हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि आध्यात्मिक केंद्र की खोई हुई महिमा यानी कि ग्लोरी को बहाल करने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है इसमें अभी तक जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं था गंगा रिवर तक, ठीक। तो इसको 20 फुट वाइड कॉरिडोर बनाया गया है, और कौन सा घाट? UPPC ये क्वेश्चन जो पूछेगा, ललिता घाट से जो है जोड़ा जाएगा। ये गंगा रिवर हो गई, ये आपका जो है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, ठीक। तो ये जो है इनको जोड़ा जाएगा होली रिवर को मंदिर के चौक से, ठीक। कौन सा घाट है? ललिता घाट है, ठीक। यही क्वेश्चन आपका पूछाएगा, इसलिए मैं आपको जो है जोर से बता रहा हूँ ताकि दिमाग में याद रहे, मेरी आवाज़ याद रह जाएगी तो जो है आसानी होगी एग्जाम में रिकॉल करने में। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से इकोनॉमी जो हमारा टॉपिक है उसमें बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित अभी एक न्यूज़ आई थी, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला है कि भैया कई सारे ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शहरी सरकारी सहकारी बैंक्स हैं, उनमें जो है काफ़ी सुधार करने के बात करी जा रही है। RBI ने कहा है कि वैसे भी उन्होंने बोल दिया कि अब ये रेगुलेट जो है RBI करेगा, अभी तक नहीं होता था। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे लोग को ये जो है झूठा वादा किया जाता है कि भैया अर्बन सहकारी बैंक में करो और आपको हम 25% 30% का रिटर्न देंगे, तो उन लोग को भी कहा है कि भैया जागरूक हो और इन सब जो है ये लुभावनी जो चीज़ें हैं इनमें मत फंसो। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो डिसीजन अभी था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है चालू भी किया है कि 5 लाख तक का, देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसका मान लीजिए 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में जमा है या जितना भी पैसा जमा है, तो पहले जो एक इंश्योरेंस होता था कि बैंक को उतने पैसे तो देने ही देने, वो राशि होती थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख रुपए, और ये राशि जो है 90 दिन की टाइम लिमिट के अंतर्गत ही दिया जाएगा। तो शक्तिकांत दास जी ने इसको काफ़ी लैंडमार्क डेवलपमेंट बोला है, और ये भी बोला है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो मेजर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात हुई और आप सीधे जाके पहुंच गए, कहा कि भैया 5 लाख मेरे वापस करो, तो ऐसा नहीं। और ये भी चीज़ है कि आप चाहे कितना भी बैंक में पैसा भर लो, अगर कोई किसी कारणवश जो है बैंक को जो है बंद होना पड़ा, तो आपका सिर्फ 5 ही लाख रुपए मिलेगा वापस। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूशन, हाइयर इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। 1300 करोड़ रुपए 1 लाख डिपॉजिटर्स का जो है बचा हुआ है, वो भी कहा है कि पेमेंट जल्दी से कराइए। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था, एक फंक्शन एड्रेस किया था जिसमें कि 5 लाख वाली बात करी थी उन्होंने, कि 5 लाख तक का जो है डिपॉजिटर्स का पैसा जो है बीमाकृत होगा, मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। डिपॉजिटर्स फर्स्ट, यानी कि जमाकर्ता पहले, और उनको गारंटी दी गई है टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। इतनी बार बोल दिया, अब तो 5 लाख वाला क्वेश्चन आएगा तो जरूर जो है गलती मत करना। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इजराइल और यूएई के रिलेशन से संबंधित। देखिए, इजराइल जो है वेस्ट एशिया में अगर आप देखो तो इजराइल जो है कट्टर दुश्मनी अपना मानता है ईरान से। ठीक, और इजराइल को जो है आप देखो तो अरब कंट्रीज जो भी हैं जहाँ पे अरब बोली जाती है लैंग्वेज, जैसे सऊदी हो गए, ये सारे हो गए, आपका इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, तो इन सबसे इनकी लड़ाई भी हो चुकी है। 1967 का अगर आप देखो 6 डे वॉर जिसको बोलते हैं, वो वॉर देख लो, पैसे भी इनकी रहती है। लेकिन इजराइल अपने आप को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है ईरान को। ठीक, और इसी में जो है अब आपका यूएई करीब इधर कहीं पड़ता है। ठीक, अगर देखा जाए लोकेशन में, तो ईरान से जो है अब डायरेक्टली तो वैसे भी मजबूत है इजराइल। तो ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था, हालांकि ईरान तो बोलता है कि ये सिविल यानी कि नागरिक यूजेस के लिए था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के उसमें ये मतलब जा रहा है आगे। इजराइल इसका हमेशा विरोध करता रहा है। 2015 में जो है आपका ईरान न्यूक्लियर डील जो हुई थी, उसमें भी ईरान के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थे जो कि आर्थिक रूप वाले थे कि ट्रेड वेड नहीं करने देंगे, तो वो भी हटा दिए गए थे। तो इजराइल ने तब भी इसका विरोध किया था। और फिर बाद में जब ये ट्रम्पू था हमारा, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से जो है वापसी भी कर ली थी, इसको जो है मना कर दिया था कि हम नहीं इसका पार्ट बनेंगे। खैर, तो अब इजराइल क्या कर रहा है, डिफेंस मिलिट्री रूप से तो वो सक्षम है ही है, साथ ही साथ वो डिप्लोमेटिक एंगल को भी यूज करना चाह रहा है। और इजराइल ने यूएई के साथ में, जो कि काफी करीब ईरान के पड़ता है, उससे अपने जो है पिछले साल ठीक फुल जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है बनाए थे। और अभी इजराइल के जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, वो जो है पहली बार जब से डिप्लोमेटिक टाइज इनके बने हैं, पहली बार जो है आपका यूएई गए हैं, ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं। ठीक, यूएई तीसरा ऐसा अरब देश है जिसके साथ पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के हो गए। इससे पहले आपका इजिप्ट और जॉर्डन के साथ में इनके फुल डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनेट, ये जाके मिलेंगे अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से। ठीक, और अपने जो रिश्ते हैं उनको डीप करेंगे इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज़ पे, यानी कि आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पे। क्षेत्रीय मतलब ईरान, समझ रहे हो, ये वाली बात है। ठीक, तो ये चीज़ में बताई गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, ईरान का नाम हाँ लिया गया है। ठीक है, और ईरान या फिर तेहरान बोल देते हैं यहाँ पे इजराइल जो है इसको। अच्छा, इसके बाद जो है इजिप्ट से हो गई, जॉर्डन से हो गई, यूएई से इनके जो है पूरे हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसके अलावा बहरीन और मोरक्को से भी हो गए। यहाँ पे दलाली लिख दिया गया है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दलाली किए गए सौदे, दलाली नहीं होगी बल्कि हस्तक्षेप होगा। और उनकी मदद से जो है बहरीन और मोरक्को ने भी जो है इजराइल के साथ में अच्छे जो और राजनयिक संबंध बनाए हैं। तो इसको दलाली शब्द को जो है यहाँ पे काटा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सूडान ने भी नॉर्मलाइज कर दिए थे अपने रिश्ते इजराइल के साथ में, किसके अंतर्गत, अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। और लेकिन अभी फुल रिलेशन जो है अभी मेटलाइज नहीं हो पाए हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित है, इजराइल से संबंधित है, कि लोगों जो सूडान जैसे कंट्रीज के साथ में अपने रिश्ते नॉर्मलाइज सामान्य करने से संबंधित। ठीक, इसी तरीके से एक और अकॉर्ड का नाम अगर मैं आपको वैल्यू एडिशन में बताऊं तो ओस्लो अकॉर्ड होता है।
ओस्लो अकॉर्ड आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ था 1992 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसराइल से संबंधित क्या चीज़ें हैं, पूरी जानकारी जो है आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ऑडियो लेक्चर पे दे दूंगा। ठीक, वहाँ पे पूरा आपको इसराइल से संबंधित कोई भी जानकारी जो आपने जो है सारा बिल्कुल समेकित करके मैंने एक ऑडियो लेक्चर में डाला है, 15-20 मिनट का है, उसको आप सुन लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कभी सुन सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक, 14 दिसंबर का आज हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे समरी क्विक रिवीजन, जो कि आपको 5 मिनट में करीबन आपको सारी न्यूज़ 10 न्यूज़ जो है उसकी मेन बातें यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये आप लोग रोज़ एग्जाम जो है करंट अफेयर के लास्ट में देखते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है, और बाद में भी आके मैं टाइम चैप्टर देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आके आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व, अभी यहाँ पे साइटिंग हुई है बंगाल टाइगर की 23 साल बाद। बक्सा टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व भूटान और जो है इंडिया के जो है बॉर्डर पे पाया जाता है। बक्सा टाइगर रिजर्व के पूरब में आसाम और मानस नेशनल पार्क पड़ता है। बक्सा टाइगर रिजर्व के साउथ में 31C आपका नेशनल हाईवे जाता है। ठीक, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है एक इंटरनेशनल एलिफेंट कॉरिडोर भी है माइग्रेशन करने के लिए भी, और भारत और भूटान के बीच में भी काफ़ी जो है करता है। ठीक है, और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है सिंचवाली करके एक हिल रेंज है, उसको इसके उत्तर में पाई जाती है। और जो है बक्सा टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में भूटान का एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके लिए 30-35 सेकंड के अंतर्गत। वेब और हबल टेलीस्कोप जो है ये दोनों ही स्पेस टेलीस्कोप हैं, नासा के हैं, और लेकिन जो है नासा ये कहता है कि हबल टेलीस्कोप से का ये एक उत्तराधिकारी है जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप, जिसको कि नासा 22 दिसंबर को लॉन्च करेगा। यहाँ पर हबल टेलीस्कोप जो है वो तो अर्थ का चक्कर लगाता है 570 किलोमीटर ऊपर, लेकिन वेब टेलीस्कोप जो है वो आपका अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ये सन का चक्कर लगाएगा करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर अर्थ से रहते हुए। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को एक ट्रिक मैंने बताई थी अभी कि हबल टेलीस्कोप यूज करता है अल्ट्रा वायलेट, देखिए हबल में यू है तो अल्ट्रा वायलेट और विजुअल लाइट का यूज करता है, वहीं वेब जो है आपका इंफ्रारेड जो है लाइट का यूज करता है, इंफ्रारेड जो है स्पेक्ट्रम का यूज करता है, फ्रिक्वेंसी का जो है खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। वेब टेलीस्कोप का जो है आपका प्राइमरी जो मिरर है वो भी बड़ा है हबल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में, तो ये मेन जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर है। यहाँ पर अभी जो आपका केरला है वहाँ पे कन्नूर यूनिवर्सिटी में जो है आपके गोपीनाथ नाम से जो है वाइस चांसलर बनाए गए, तो जिस उसमें जो है गवर्नर जो है आपके आरिफ मोहम्मद केरला के, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मतलब हमने अप्रूव तो कर दिया लेकिन हमारे बेटर जजमेंट के खिलाफ था ये। ठीक, तो इसमें यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो होता है 2009, उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि गवर्नर जो है चांसलर होता है। ठीक, किसी यूनिवर्सिटी का गवर्नर चांसलर होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है विजिटर यानी कि कुलाध्यक्ष होता है। ठीक, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। देखिए गवर्नर तो किसी भी स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका चांसलर तो बन जाता है, जो भी गवर्नर होगा बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो होता है यानी कि पदेन होते हैं। ठीक, लेकिन वाइस चांसलर को विजिटर यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं, और सिलेक्शन कमेटी को भी केंद्रीय सरकार है वो अपॉइंट करती है। तो प्रेसिडेंट का काफ़ी बड़ा आपका रोल रहता है आपका यूनिवर्सिटीज़ में। चांसलर जो भी कन्वोकेशन होते हैं जिसमें टोपी उछालते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, तो उसमें गवर्नर जो है वो बैठता है पीठासीन अधिकारी की तरह, प्रेसिडेंट नहीं बैठता है, प्रेसिडेंट तो विजिटर होता है। ठीक, कुलाध्यक्ष के तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके, ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपका फेडरलिज्म से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नर का रोल अभी तक यूनिवर्सिटी में या फिर प्रेसिडेंट का रोल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक, और न्यूज़ में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो गए हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो उसी में स्टार्टअप संबंधित जो है जिसमें उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा रहा है, तो जो है इसमें इनोवेशन इकोसिस्टम जो बना है
उसको सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी मार्च के महीने में, ठीक है, 2022 में। और इसको जो है आयोजित कौन करेगा? आपका DPIIT, ठीक, DPIIT करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री करके है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक। नेशनल हाईवे 334B, ये हाईवे जो है आपका उत्तर प्रदेश के बागपत से, उत्तर प्रदेश के बागपत, यूपीपीएससी का स्पेशल जो है करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश के बागपत से हरियाणा होते हुए राजस्थान जाने के लिए आसानी करेगा। कैसे आसानी करेगा? क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक भारी भरकम है उसको बाईपास कर देगा, हरियाणा थ्रू जाएगा। ये नेशनल हाईवे 334 है। नेशनल हाईवे आपका, नेशनल हाईवे 334 जो है नेशनल हाईवे 44 को भी क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से जो लोग चंडीगढ़ से दिल्ली या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं उनको भी आसानी होगी, ठीक। यूपी का कौन सा जो है जिला है? बागपत, जो कि यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। न्यू कैलेडोनिया एक फ्रांस की ओवरसीज जो है टेरिटरी है, साउथ पैसिफिक ओशन में जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये एक आइलैंड का समूह है, मलेशिया जो रीजन है उसके अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है, और वानुआतू जो है एक कंट्री है उसके जो है आपका साउथ में है। और इसने अभी यहाँ पे जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम हुआ था, जिसमें कि ये कहा है कि हाँ, हम फ्रेंच का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं, ठीक। और इसी पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि ये चीज़ दर्शाता है कि फ्रांस का भी इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी बड़ा रोल है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन और पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है उसमें बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है क्वाड, ठीक, इंडो पैसिफिक की बात करता है, इंडिया, यूएसए, आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो भी इंडिया पैसिफिक बात करता है, फ्रांस भी आ जाएगा। और ये क्वाड किसको जो है कंटेनमेंट के लिए बनाया गया है? चाइना को, ठीक। एक नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ बनाया गया है। SC/ST कम्युनिटीज़ जो हैं उनसे संबंधित जो आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, तो उनसे संबंधित जो है कोई भी अत्याचार होता है तो SC/ST कम्युनिटी के लोग जो है हेल्पलाइन का यूज़ कर सकते हैं। 14566 ये टोल फ्री नंबर है, ठीक। 24 घंटे अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इस पे आप कॉल करेंगे या फिर कोई NGO कॉल करेगा तो एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा, जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया जाएगा और वेब एप्लीकेशन भी होगा, जहाँ पे जाकर अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए तो वो जाकर अपना जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। काशी विश्वनाथ गलियारा UPPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अभी इसमें क्या है कि एक ये कॉरिडोर बनाया गया है जिसका मेन मकसद ये है कि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है काशी विश्वनाथ का, उसको जोड़ा जाएगा गंगा रिवर से, ठीक। और ये 20 फुट लंबा कराया जाएगा ताकि इसमें जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और गंगा रिवर पे एक घाट है जिसका नाम है ललिता घाट, ठीक। तो इस ललिता घाट से जुड़कर जो है आपका ये जोड़ा जाएगा, एक गलियारा बनाया गया है टेम्पल कॉम्प्लेक्स से। तो काशी विश्वनाथ को गंगा तक जोड़ा जा रहा है। ललिता घाट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो आपका ये प्रधानमंत्री जी का जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक। और बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करी गई है। आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बोला है कि अर्बन जो है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि शहरी सहकारी बैंकों में बोला गया है कि भैया रिफॉर्म लाओ। ज़्यादा जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा, ब्याज बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनसे सावधान रहो। साथ ही साथ जो एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला भी लिया है कि डिपॉजिटर्स का जो पैसा बैंकों में जमा किया जाता है वो उसमें उनका पैसा बीमा करत है। अगर 5 या उससे लाख से ज़्यादा पैसा तो उनका कम से कम 5 लाख रुपया तो जो है मिलेगा ही मिलेगा, इन केस कोई बैंक अगर मान लीजिए दिवालिया हो जाता है फिर ख़त्म हो जाता है तब भी, और वो भी मिलेगा 90 दिन की टाइम लिमिट में। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई हैं। तो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बोला है कि बहुत ही बड़ा और अच्छा कदम है बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित, ये यहाँ पर न्यूज़ में था। और साथ ही साथ अगला जो हमारा टॉपिक है, इजराइल और UAE के रिलेशन अच्छे हुए हैं अभी, और पहली बार जो इजराइल के बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो UAE का विजिट कर रहे हैं।
ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने अपने फुल डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो कर लिए थे, चालू कर दिए थे, जिसमें मतलब कि आपका जो है पूर्ण राजनयिक संबंध को जो है चालू कर दिया था। और अब देखिए इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट भी कर रहे हैं। रीज़न क्या है विजिट करने का? बोला तो ये गया है कि भैया आर्थिक और रीजनल इशूज़, जो इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज से जो है को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। रीजनल इशू ये है कि इजराइल जो है अपने आप को कट्टर दुश्मन मानता है, या फिर ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, और ईरान का न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बनाने का जो सपना है उसके सख्त खिलाफ रहता है। और तो इसीलिए आपका मिलिट्रीली तो इजराइल काफ़ी सक्षम है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी, क्योंकि यूएई जो है ज़्यादा क्लोज है ईरान के, जोग्राफिकली आप देखें तो डिप्लोमेटिकली भी इजराइल अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। अरब कंट्रीज़ में देखा जाए तो यूएई तीसरा ऐसा देश है जिसने कि अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ किए हैं। इससे पहले आपका इजिप्ट और जॉर्डन कर चुके हैं, फिर उसके बाद बहरीन और कतर भी कर चुके हैं, और उसमें जो है ट्रम्प जी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। और अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत जो रिश्ते हैं उनको सामान्य करने की बात करी जा रही है इजराइल के साथ में, तो उसमें सूडान ने भी पहल करी थी। हालांकि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी नहीं हो पाए हैं। इजराइल से ही संबंधित एक ओस्लो अकॉर्ड भी है, जो कि इजराइल और यूएई के बीच के संबंध को जो है दर्शाता है। 1992 में हुआ था। और इजराइल और के संबंधित कुछ भी वेस्ट एशिया में क्या चीज़ें हुई, पूरी मतलब हिस्ट्री से लेके, एंशियंट हिस्ट्री से लेके क्या चीज़ें हैं आज तक का, मैं आप लोग को जो है ऑडियो लेक्चर दूंगा जो है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फिर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आप लोग को मेरा ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लगता है और आप लोग को समझ में आता है, पूरी चीज़ मैं 100% आपको यहाँ पर याद करवाने में अगर जो है कामयाब होता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कराकर। यहाँ पे हमारा खत्म होता है 14 दिसंबर का करंट अफेयर। कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।